बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुखद्दीन। अकाउंटिंग की हमारी लेक्चर सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1 में हम काफ़ी चीज़ें जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का एक चैप्टर किया, देन उसके बाद हमने प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल का एक चैप्टर कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आपको कैश बुक की कुछ चीज़ें जो है वो आपको सिखाई कि कैसे कैश बुक वगैरह बनती है। अब हम इसमें एक और टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होती है, किस तरह से काम करती है और बैंक रिकंसिलिएशन की क्या खासियत होती है, इसको क्यों बनाया जाता है, ये जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। और ये काफ़ी एक लेंदी टॉपिक है, काफ़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो इस लेक्चर को इंशाल्लाह मैं कुछ टॉपिक्स वाइज जो है आपको कराऊंगा। तकरीबन 7 टॉपिक्स मैंने जो है वो इसके आइडेंटिफाई किए हैं, जिसको 1 बाय 1 करते हुए मैं आपको जो है वो इसकी तमाम की तमाम जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। और हर एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक को जो है वो आपके पास जो है वो कनेक्ट करने के बाद फिर आपको उसकी वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूंगा साथ साथ, और फिर उसको मर्ज करके एक कंप्लीट वीडियो जो है वो आखिर में जो है वो अपलोड करूंगा। तो जनाब शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होती है, किस तरह से काम करती है और इसकी क्या खासियत है और इसको क्यों बनाया जाता है, इसको जरा सा जो है वो डिस्कस करते हैं। सो सीक्वेंस वाइज ये हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 क्लासों के अंदर या 4 लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन का। नाम से ही जाहिर है बैंक। बैंक वो पैसा जो कि आपने जो है वो बैंक में रखा हुआ है, जो वो पैसा जो कि आपने अपना बैंक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है उसमें रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड दी बैंक। रिकंसिलिएशन कहते हैं किसी भी चीज के ऊपर एग्री हो जाने को। दो चीजें जो पहले एग्री नहीं थी, आपने उस पर वर्क किया, आपने उस पर काम किया और वो चीजें फिर जो है वो एग्री हो गई, तो हम ये कहेंगे कि जनाब यहाँ पे रिकंसिलिएशन हो गई है, यानी दो अनइक्वल चीजों को आपने इक्वल कर दिया। अब वो दो चीजें क्या हैं, तो हम उनको देखते हैं। हमारा जो कैश में अकाउंट पड़ा है, जिसको हम बैंक बैलेंस भी कहते हैं, जब कैश इन बैंक होता है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है कि इसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग दो मुख्तलिफ जगहों पर हो रही होती है। एक कहलाती है इंटरनल रिकॉर्डिंग, जो कि हम खुद बना रहे होते हैं, और एक कहलाती है एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग, जो कि बैंक बना रहा होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है बड़ा आसान सा कि जनाब क्योंकि ये एक ही अकाउंट की दो जगह रिकॉर्डिंग है, एक हम बना रहे हैं उसको हमने नाम दिया इंटरनल रिकॉर्डिंग का, और जो हम बना रहे होते हैं उसका नाम होता है कैश बुक। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम अपनी तमाम की तमाम कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको पता ही है कि कैश हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में दो जगहों पर मौजूद होता है, या तो कैश इन हैंड की फॉर्म में जिसको हम कैश बुक कहते हैं, या कैश इन बैंक की फॉर्म में जिसको हम अपना बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो कैश आपके पास जो है वो आपकी इंटरनल रिकॉर्डिंग के अंदर कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा होता है, चाहे वो कैश इन हैंड की फॉर्म में हो, चाहे वो कैश इन बैंक की फॉर्म में। और जो बैंक रिकॉर्ड कर रहा होता है आपकी ट्रांजैक्शंस को कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये जो है वो एक्सटर्नल रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। इसको जो है वो हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अब क्योंकि ये एक ही अकाउंट की रिकॉर्डिंग है दो जगहों पे, रिकॉर्डिंग ऑफ आवर बैंक अकाउंट इज टेकिंग प्लेस एट 2 डिफरेंट स्पॉट्स। दो जगहों पर काम हो रहा होता है। इंटरनल रिकॉर्डिंग मेंटेन्स बाय कंपनी कैशियर एंड द एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग मेंटेन्ड बाय बैंक स्टाफ, दैट इज कॉल्ड द बैंक स्टेटमेंट। बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम अकाउंट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है जी, अकाउंट एक ही है और उसकी रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो दो डिफरेंट प्लेसेस पे हो रही है, तो देयर अकाउंट्स बैलेंसेस मस्ट बी इक्वल। तो उनके जो अकाउंट्स बैलेंस आने चाहिए, बिकॉज अकाउंट तो एक ही है, जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा आ जा रहा है एक अकाउंट के अंदर, हमारे अकाउंट के अंदर, वो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही अकाउंट बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो डेफिनेटली इन दोनों के बैलेंसेस जो आने चाहिए वो एक जैसे आने चाहिए, बिकॉज बोथ कैशियर एंड बैंक स्टाफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फॉर द सेम अकाउंट। तो जो नॉमिनल फिनोमिना है, जो नॉमिनल चीजें हैं, वो यही है कि कैश बुक का बैलेंस इक्वल होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। ये नॉर्मली होना चाहिए कि जो कैश बुक बैलेंस शो करे, अगर मेरी कैश बुक शो कर रही है बैलेंस 50,000, तो बैंक स्टेटमेंट को भी कितना बैलेंस शो करना चाहिए, 50,000। लेकिन ये ऐसा समटाइम नहीं होता, 4 चीजों की वजह से ये ऐसा नहीं होता। कुछ एरर्स, कभी कभी गलतियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाती है,
टाइमिंग डिफरेंस इंफॉर्मेशन को पहुंचने में देर लग जाती है, एंड ह्यूमन एरर्स और इंसानी खता, इंसानी गलती की बुनियाद के ऊपर ये बैलेंसेस समटाइम जो होते हैं वो अनइक्वल हो जाते हैं। कैश बुक कुछ और बैलेंस शो कर रही होती है और बैंक स्टेटमेंट जो है वो कुछ और बैलेंस जो है वो आपकी शो कर रही होती है। इट मीन्स दैट कि जो भी आपने काम करना है, जो भी आपने बाउंड्री बनानी है, वो ये है कि दो अनइक्वल बैलेंसेस को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। अब वो एरर्स क्या है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है? ये 8-10 एरर है। पहले लेक्चर के अंदर हम इसके 4 एरर्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो हमने इशू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जिसको हमने इशू किए थे चेक, उसने वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किए बैंक में। अब बैंक की तो रिक्वायरमेंट है कि बैंक पेमेंट उसी वक्त करता है जब उसके सामने कैश काउंटर पे प्रेजेंट होता है, चेक काउंटर पे प्रेजेंट होता है। अगर एक चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो वो डेफिनेटली चेक कभी भी जो है वो आपका जो है वो कैश नहीं होगा, वो चेक जिंदगी भर चेक की फॉर्म में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक से पेमेंट भी नहीं गई। अब अगर आपने कोई चेक इशू कर दिया है तो अगर वो चेक आज प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, एक ना एक दिन पैसे आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। ईयर एंड क्या है, मंथ एंड है, क्वार्टर एंड है, तो नॉर्मली हमने अपनी बैंक रिकंसिलिएशन तैयार करनी होती है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उसमें जो बैंक अकाउंट जाता है बैलेंस शीट के अंदर, वो रिकंसाइल बैलेंस में जाता है। ना उसमें कैश बुक का अमाउंट जाता है, ना उसमें बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट जाता है, वो रिकंसाइल बैलेंस में जाता है। तो जो रिकंसाइल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो याद रखिएगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस किए जाते हैं बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि ये आज अगर प्रेजेंट नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, कल नहीं हुए तो परसों हो जाएंगे, एक ना एक दिन ये आपने प्रेजेंट करना ही है। सेकंड चेक है अनक्लियर अनकलेक्टेड, या इसको अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं। ये वो चेक्स हैं जो हमें हमारे कस्टमर ने दिए हैं, हमने उसको बैंक में जमा भी करा दिया है, लेकिन आपको पता है कि चेक को क्लियर होने में 1-2 दिन का टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज पैसे नहीं आए, क्योंकि आज वो चेक डिपॉजिट हुआ है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो पैसे आ जाएंगे। तो जो पैसे 1-2 दिन के बाद आएंगे उसको हम आज ही अपने अकाउंट में ऐड कर लेते हैं। तो ये चीजें ऐड हो जाती हैं, अनक्लियर्ड चेक्स ऐड हो जाते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में। सिमिलरली इंटरेस्ट, बैंक या अदर चार्जेस, इसको आपने बहुत सारे चार्जेस होते हैं। बैंक आपसे जब भी आप कोई बैंक की सर्विस यूज करते हैं तो बैंक आपको बहुत ज्यादा जो है वो चार्जेस आपसे डिडक्ट करता है, माइनस करता है। बैंक की कोई भी सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। तो जब भी आप कोई सर्विस बैंक की यूज करते हैं, बैंक उसके अगेंस्ट आपसे चार्जेस लेता है, और वो चार्जेस इस तरह से लेता है कि वो पैसे जो भी उसके सर्विस चार्जेस बनते हैं वो आपके अकाउंट से माइनस कर दिए जाते हैं। अब क्योंकि वो अकाउंट से माइनस हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपने उसको अपनी कैश बुक से भी क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। सिमिलरली द लास्ट वन इज प्रॉफिट या इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। ये वो पैसे होते हैं जो बैंक आपको प्रॉफिट देता है, जो आपको इंटरेस्ट देता है आपके फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर। तो अगर आपसे बैंक कोई प्रॉफिट देता है तो वो प्रॉफिट आपको बुला के कैश की फॉर्म में नहीं देता, बल्कि जो भी आपका प्रॉफिट का अमाउंट बनता है वो पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो अमाउंट में पैसे ऐड हो चुके हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ चुके हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए हमने अपनी कैश बुक में क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया। तो फिलहाल हमने जो है वो ये 4 एरर समझाए। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स जो इश्यू हो गए लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, आज प्रेजेंट नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, एक ना एक दिन पैसे आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे, लेस किए जाते हैं बैंक स्टेटमेंट से। अनक्लियर या अनकलेक्टेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो हमें मिले हैं कस्टमर की तरफ से, हमने उसको जमा भी करा दिया है, लेकिन क्लियर होने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा, अमाउंट ऐड कर दी जाएगी बैंक स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं, लेस कर दिए जाते हैं कैश बुक से, क्योंकि ये पैसे आपके अकाउंट से बैंक वालों ने डिडक्ट कर लिए हैं, माइनस कर लिए। प्रॉफिट बैंक आपको देता है, आपके अकाउंट में ऐड कर देता है, उसको इक्वल करने के लिए आपने अपनी कैश बुक में अमाउंट जो है वो ऐड कर लेनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए एक सवाल में, एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये सवाल करवाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। ABC company presents the following information on January 31st, 2020. Balance as per cash book is 50,000 और balance as per bank statement is 80,000. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया जनाब कि आपको 2 बैलेंसेस दे दिए, कैश बुक का बैलेंस भी दे दिया, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दे दिया, और गौर करने की बात यह है कि ये दोनों बैलेंसेस अलग अलग हैं।
कैश बुक कुछ और बैलेंस शो कर रही है, बैंक स्टेटमेंट कुछ और बैलेंस शो कर रही है। हमारा टास्क ये है कि हमने सवाल को, इसका मतलब कि दोनों चीजों में कुछ एरर्स मौजूद है और वो एरर्स आपको नीचे दिए हुए उन्होंने सारे के सारे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब देखिए चेक इशू हो गया है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। जैसे ही आपने ये पढ़ा आप समझ गए जनाब कि ये अनप्रेजेंटेड चेक है और रूल हमने पहले पढ़ लिया था कि अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस किए जाते हैं बैंक स्टेटमेंट से। अब इसी का अपोजिट करते हैं, चेक रिसीव बट नॉट क्लियर। चेक रिसीव तो हो गया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब अनक्लियर चेक हो गया। अनक्लियर चेक्स ऐड कर दिए जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में 20,000 के। सिमिलरली बैंक डिडक्टेड सर्विस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक वालों ने सर्विस चार्जेस 4,000 रुपए काट लिए, आपने कोई सर्विस यूज की बैंक की, उन्होंने 4,000 रुपए काट लिए और ये बात अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक से पैसे कट चुके हैं, माइनस हो चुके हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए हम अपनी कैश बुक से भी माइनस कर लेंगे। प्रॉफिट गिवन बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में प्रॉफिट आ चुका है लेकिन अभी तक हमने इसको कैश में बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब आपको पता है कि जब प्रॉफिट आ गया तो डेफिनेटली अमाउंट बैंक में ऐड हो चुकी है, तो उसको इक्वल करने के लिए आपने अपनी कैश बुक में भी ऐड कर लिया। नाउ जब ये सारी चीजें डिसाइड हो गई, कौन सी चीजें ऐड होंगी कौन सी चीजें लेस होंगी, वन बाय वन करके हमने इसकी रिकंसिलिएशन बनानी है। बड़ी सिंपल सा फॉर्मेट है, कंपनी का नाम आ गया एबीसी कंपनी, बैंक रिकंसिलिएशन आ गया, डेट आ गई जिस डेट की आपने बनानी है। वी हैव 3 कॉलम्स, डिस्क्रिप्शन, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने दोनों बैलेंसेस लिख लेने हैं। कैश बुक का बैलेंस कैश बुक के कॉलम में, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में। अब वन बाय वन करके आपने एरर सॉल्व करना है। सबसे पहला एरर था अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस किए जाते हैं तो हमने लिख दिया लेस अनप्रेजेंटेड। कहां से लेस किए जाते हैं? बैंक स्टेटमेंट से लेस किए जाते हैं। तो हमने यहां पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट, अच्छा थोड़ी सी इसमें डिस्ट्रैक्शन हो गई थी तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखा, फिर उसके बाद जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन की हेडिंग आ गई आपके पास, फिर उसके बाद जो है वो एज ऑन जनवरी 1 डेट आ गई। सबसे पहले काम आपने ये किया कि आपने कैश बुक में कैश बुक का बैलेंस डाल दिया, बैंक स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डाल दिया, फिर उसके बाद आपने वन बाय वन करके एरर्स को सॉल्व करना शुरू किया। तो फर्स्ट एरर जो आपने डाला वो डाला अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स आपको पता है लेस किए जाते हैं बैंक स्टेटमेंट से, जो कि थे 40,000। उसके बाद आपकी अगली चीज है दैट इज अनक्लियर्ड चेक्स। आपको पता है ये वो चेक्स हैं जो कि जमा हो चुके हैं लेकिन अभी तक पैसे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए, तो डेफिनेटली इसको आपने ट्रांसफर करने के लिए ऐड कर दिया अपनी अमाउंट अपनी बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि जो पैसे आज नहीं आए वो कल आ जाएंगे, कल नहीं आए परसों आ जाएंगे, एक ना एक दिन पैसा आपके अकाउंट में आना है। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो 4,000 के सर्विस चार्जेस थे। सर्विस चार्जेस जो है वो कैश बुक से माइनस हो जाते हैं। ये वो पैसा था जो बैंक ने आपके अकाउंट से माइनस कर लिया था, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो आपने इसको कैश बुक से माइनस नहीं किया था, तो उसको आपने माइनस कर दिया। उसके बाद बैंक ने आपको एक प्रॉफिट दिया था। प्रॉफिट आपको दिया था अगर आपको याद हो 14,000। प्रॉफिट बैंक आपको डायरेक्ट अकाउंट में देता है, तो अमाउंट आपने अकाउंट में ऐड कर ली थी। अमाउंट जैसे ही अकाउंट में ऐड कर दिया आपने इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि बैंक जो आपको प्रॉफिट देता है उसका जो नाम होता है बेसिकली दैट इज कॉल्ड दी इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम आपके अकाउंट में आ चुकी है, तो इसको इक्वल करने के लिए आपने अपनी कैश बुक में भी इसको ऐड कर लिया। दोनों चीजें जब आपने ऐड की तो जब आपने इसको टोटल किया तो इस टोटल को कहा जाएगा रिकंसाइल बैलेंस। रिकंसाइल बैलेंस भी कह सकते हैं, एडजस्टेड बैलेंस भी कह सकते हैं, दो नाम है इसके। मुख्तलिफ बुक से मुख्तलिफ चीज लिखी हुई है, कहीं पर रिकंसाइल लिखा हुआ है, कहीं पर एडजस्टेड लिखा हुआ है, दोनों सही है। जब आपने उसको ऐड किया तो आपका जो आंसर आया ये आया दोनों साइड्स का 60,000। 50 minus 4 that is 46, 46 plus 14 that is become 60, 80 minus 40, 40, 40 minus plus 20 that is 60. So that's why your reconciliation has been done. तो आप ये इस फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट टॉपिक के अंदर आपने जो है वो ये देखा कि 4 एरर्स क्या होते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 अनइक्वल अमाउंट होती हैं उनको आपने एरर सॉल्व करने के बाद इक्वल करना होता है। इस सवाल की अच्छी बात ये है कि ये सवाल खुद बताता है कि आपने जो चीज आपने जो सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो सही किया है या नहीं किया है, क्योंकि इसके आंसर्स जो होते हैं वो मैच होते हैं, टैली होते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ा इसको कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ जी अगर मैंने इसको मैच कर दिया, टैली कर दिया, तो मेरा जो आंसर है वो सही हो सकता है। So that will be the end of the topic number 1. कहीं मत जाइएगा, just after few seconds topic number 2 और topic number 3 एक ही क्लिप के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। So for the time being, thank you.
ओके सर, सो अभी हम लोगों ने जो है वो एक अपना बैंक रिकंसिलिएशन कंप्लीट किया। बैंक रिकंसिलिएशन में आपको बताया कि किस तरीके से आपने दो अनइक्वल बैलेंसेस जो कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के होते हैं उसको किस तरीके से आपने इक्वल करना है ना, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 कनेक्ट करते हैं इसके साथ। ये लेक्चर हमारा तकरीबन 7 से 8 टॉपिक्स में जो है वो कंप्लीट होगा, तो आप लोगों ने जरा पेशेंट रहना है। इसमें मैं 2 वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, 2 दफा, एक 1 से लेकर 3 तक और एक 4 से लेकर 6-7 तक। जो आपने दोनों वीडियोस को जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका इससे क्विज और आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो भी इसी से ही होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में मैं आपको 4 और नए एरर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की, तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में अभी हम लोगों ने जो 4 एरर्स किए उसमें सबसे पहले था हमारा अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक अगर आपको याद हो, ये वो चेक्स थे जो हमने इशू किए थे लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट से माइनस नहीं हुए, तो इसको हमने लेस कर देते थे बैंक स्टेटमेंट से। इसी तरह से अनक्लियर्ड चेक्स, ये वो चेक्स हैं जो हमें मिले हैं कस्टमर की तरफ से मगर अभी तक हमें जो है वो पैसे आए नहीं है क्योंकि ये क्लियरिंग प्रोसेस में, तो ऐड कर दिए थे हमने बैंक स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट या अदर चार्जेस, ये वो अमाउंट होती है जो कि हमने बैंक ने जो है वो काट ली है अकाउंट से, तो उसको इक्वल करने के लिए आप कैश बुक से लेस करते हैं। और इसी तरीके से प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो कि बैंक आपको देता है वो अल्टीमेटली आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाते हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए आप उसको कैश बुक में भी ऐड कर देते हैं। तो ये इसका जो है वो बेसिकली जो लास्ट के 4 एरर्स थे वो ये थे। अब चलते हैं जनाब अपने लास्ट के नेक्स्ट 4 एरर्स की तरफ। डिसऑनर्ड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो हमें हमारे कस्टमर्स ने दिए होते हैं, सप्लायर के, ऐसे हमने उनको सामान बेचा होता है, उन्होंने हमें पैसे दिए होते हैं और फिर वो चेक जब जाता है तो किसी वजह से, साइन गलत होने की वजह से, अमाउंट इन फिगर्स, अमाउंट इन वर्ड्स गलत होने की वजह से, चेक का जो है वो डर्टी चेक है, उसमें कटा फटा है, ओवर राइटिंग बहुत हुई हुई है, तो बहुत सी वजूहत होती है जिसकी वजह से वो चेक जो है वो वापस आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ए डिसऑनर्ड चेक। और अगर चेक इस वजह से वापस आ रहा है कि अकाउंट में जिस पार्टी ने हमको चेक दिया उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, दैट इज कॉल्ड दी एनएसएफ चेक। एनएसएफ चेक स्टैंड्स फॉर नॉन सफिशिएंट फंड। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, नाम थोड़ा अलग अलग है। डिसऑनर्ड चेक जो होता है वो बेसिकली अकाउंट में कोई चेक में कोई मिस्टेक होती है तो उसमें से बोला जाता है, एनएसएफ उस वक्त बोला जाता है जबकि आपके पास अकाउंट में जो है वो पैसे जो है वो नहीं होते। तो अब तक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक कस्टमर ने हमको चेक दिया, जैसे ही हमने वो चेक लिया और अपने पास बैंक में डिपॉजिट कराया तो अपने पास वो अमाउंट कैश बुक में ऐड कर ली होगी, मगर 2 दिन के बाद जब हम पैसे लेने गए तो चेक जो था वो वापस आ गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसे आने थे वो नहीं आए और अब आएंगे भी नहीं क्योंकि चेक वापस आ चुका है। अब आपने जाके उसमें से नया चेक लेना है, पुराने चेक की अब कोई वैल्यू नहीं रही। तो जो अमाउंट हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर ली थी ये सोचकर कि पैसे हमारे अकाउंट में आ गए हैं, वो दरअसल नहीं आई। तो डेफिनेटली जो अमाउंट हमने ऐड की थी उसको फिर अपनी कैश बुक से जो है वो लेस करना होगा क्योंकि अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, ये वो कस्टमर्स होते हैं जो कि पैसे डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करवा देते हैं। ठीक है, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है, अब बहुत कम ऐसा होता है कि लोग जो है वो बैंक की ब्रांचेस में विजिट करते हैं। आप किसी को अकाउंट नंबर दीजिए, हर इंसान के पास एप्स मौजूद हैं, लैपटॉप मौजूद है, वो कहीं से भी बैठ के पैसे जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसा ही होता है डायरेक्ट डिपॉजिट्स के अंदर या ऑनलाइन डिपॉजिट्स के अंदर कि जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्ट पैसे हमारे अकाउंट में जमा करा देते हैं। जैसे ही वो जमा कराते हैं हमारे पास मोबाइल पे एक एसएमएस आ जाता है कि जनाब आपके अकाउंट में इस अकाउंट से पैसे आ चुके हैं। तो पैसे अकाउंट में आ गए तो उसको इक्वल करने के लिए फिर आपने उसको अपने पास कैश बुक में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स या ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, ये सारे पैसे ऐड होते हैं हमारी कैश बुक में क्योंकि पैसे अकाउंट में आ चुके होते हैं, मौजूद होते हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए फिर आपने उसको कैश बुक में ऐड करना होता है। लेट नाइट डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि उस दिन की पोस्टिंग में नहीं आते। नॉर्मली बैंकिंग आवर्स खत्म होने के बाद अगर कोई डिपॉजिट किया जाता है तो वो उस दिन की पोस्टिंग में नहीं आता। डिपॉजिट एंड ट्रांसफर वो अमाउंट होती है जो अभी रास्ते में होती है, कुछ अरसे या कुछ मिनटों या कुछ घंटों के बाद वो पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। रेमिटेंसेज आती हैं हमारी बाहर मुल्क से, तो उसको आने में 1-2 दिन का टाइम लगता है, तो वो पैसे रास्ते में होते हैं। इसी तरह से हमने अगर अपने प्यून को भेजा, बेटा जाओ जल्दी से जाओ और ये पैसे अकाउंट में जमा करा दो, अभी वो बंदा रास्ते में ही था कि बैंक की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आ गई,
और उस स्टेटमेंट में वो अमाउंट ऐड नहीं है क्योंकि पैसे अभी रास्ते में है, डिपॉजिट एंड ट्रांसिट है, तो डेफिनेटली ये पैसे थोड़ी देर से के बाद बैंक में ऐड हो जाएंगे। तो अमाउंट जो है वो ऐड कर ली जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो लेट नाइट डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स इन ट्रांसिट्स ऐड किए जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में। सेकेंड थिंग इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम वो इनकम होती है जो कि डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ से आती है। अच्छा जी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती है, पहले थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। जॉइंट स्टॉक कंपनीज पब्लिक कंपनीज होती हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जिसमें हम पब्लिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हम किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो हम उस कंपनी की तरफ से शेयर्स खरीद रहे होते हैं। जब शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर्स खरीदने की एक वजह बेसिकली बड़ी आसान सी है कि कंपनी जब भी प्रॉफिट में जाएगी तो एक तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट के अंदर, हमारा कैपिटल गेन होगा, और दूसरा कि जब वो ईयर एंड के ऊपर, क्वार्टर एंड के ऊपर, मंथली यानी कि जो सेमी एनुअल एंड के ऊपर जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने तमाम शेयर होल्डर्स में, तो वो प्रॉफिट फिर हमें भी मिलता है नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से। जिसके पास शेयर ज्यादा होते हैं उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, जिसके पास शेयर कम होते हैं उसका प्रॉफिट भी कम होता है। तो अब आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पर आपने डिविडेंड इनकम मिली है। अब डिविडेंड इनकम डायरेक्टली आपको बैंक में मिलती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो कंपनी आपका पूरा शेयर का डाटा और आपकी इंफॉर्मेशन ले लेती है और आपकी समझ से आपका अकाउंट नंबर भी चला जाता है उसके पास, क्योंकि जब आप एनआईसी सबमिट कराते हैं तो एनआईसी के साथ साथ आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जब भी आप किसी ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं तो आपने इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो डेफिनेटली वो डाटा कंपनी के पास चला जाता है कि जी फलाने बंदे के पास मेरे शेयर्स हैं और उसका ये अकाउंट नंबर है, तो वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जब पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, अमाउंट आ जाती है आपके पास, तो अल्टीमेटली उसको इक्वल करने के लिए फिर आपने अपनी कैश बुक में भी अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। इट मींस दैट कि डिविडेंड इनकम या डायरेक्ट क्रेडिट्स जो होते हैं ये अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं, इक्वल करने के लिए फिर आपने उसको अपनी कैश बुक में ऐड करना होता है। तो जनाब 4 एरर्स पहले के थे, 4 एरर्स और आ गए। अब आपको एक सवाल और करा रहा हूँ, एक कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ब्राइट स्टार कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन January 31st, 2020. The first thing is balance as per cash book, that is 10,000. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रही है किसी वजह से, इंटरनेट जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। तो मैं फिर से वहीं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, ब्राइट स्टार कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन January 1, 2020. बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ 10,000, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ 20,000। अब आपके बाद उन्होंने 3-4 चीजें कही हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा जनाब चेक्स रिमेन आउटस्टैंडिंग। अब अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं उनको आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहा जाता है। तो ये आपके जो है वो आउटस्टैंडिंग चेक्स हो गए। अब आपको याद होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक्स होते हैं जो हमने इशू कर दिए लेकिन अभी तक पैसे अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हुए। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स लेस किए जाएंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग चेक्स को हमें आंसर एक साथ आ गया, तो पहले आपको सॉल्व करवाता हूँ, देन उसके बाद आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स लेस किए जाएंगे, टच पैड से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट से, दैट इज BS। फिर उसके बाद है चेक्स डिपॉजिटेड बट रिमेन अनकलेक्टेड। चेक डिपॉजिट तो हो गया लेकिन अभी तक अनकलेक्टेड है, पैसे अकाउंट में आए नहीं है। आए इस वजह से नहीं क्योंकि चेक अनक्लियर है तो डेफिनेटली पैसे 1-2 दिन में ट्रांसफर होंगे। तो अनक्लियर्ड चेक्स जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में। अ कस्टमर्स चेक रिटर्न एज डिसऑनर्ड। ऑब्वियसली डिसऑनर्ड चेक है, डिसऑनर्ड चेक वो चेक होते हैं जो कि आपने जमा कराए थे कस्टमर के, लेकिन वो चेक पैसे ना होने की वजह से या किसी मिस्टेक की वजह से वापस आ गए। डिसऑनर्ड चेक लेस किए जाते हैं आपकी कैश बुक से। अ कस्टमर डिपॉजिट 8,000 डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। 8,000 का डिपॉजिट था जो कि कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। अब सोचें, खुद से बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, पैसे बैंक में आ चुके हैं तो इक्वल करने के लिए अल्टीमेटली उसको फिर अपनी कैश बुक में भी आपने ऐड करना होगा। बैंक डिडक्टेड कलेक्शन चार्जेस। बैंक वालों ने कलेक्शन चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट कर लिए, माइनस कर लिए। डिडक्शन जब होती है तो आपको पहले ही बताया था कि डिडक्शन डायरेक्ट बैंक से पैसे माइनस हो जाते हैं। जब बैंक से पैसे माइनस हो गए तो फिर उसको इक्वल करने के लिए आपने कैश बुक से भी उसको लेस कर दिया।
इंटरेस्ट इनकम गिवन बाय बैंक, इंटरेस्ट इनकम बैंक ने आपको दी 500 रुपए की। अब डेफिनेटली जब बैंक ने आपको दी है तो वो फिर अल्टीमेटली आपके बैंक में ऐड हो गई है पैसे, क्योंकि इंटरेस्ट जब बैंक देता है तो आपको बुला के कैश नहीं देता, बल्कि पैसे आपके डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो सबमिट कर दिए जाते हैं। उसके बाद है जनाब आपके पास डिपॉजिट एंड ट्रांसलेट। ये भी हमने देखा था कि डिपॉजिट एंड ट्रांसलेट है, रास्ते में पैसे थोड़ी देर बाद बैंक में पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली जब हमने उसको डिपॉजिट कराने के लिए भेजा था तो अपनी कैश बुक में अमाउंट ऐड कर ली थी, लेकिन अभी तक वो बैंक में पहुंचा नहीं है। लेकिन चंद घंटों के बाद, चंद मिनटों के बाद वो पैसे जो है वो पहुंच जाएंगे, तो वो बैंक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो डिपॉजिट एंड ट्रांसलेट ऐड कर दिए जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में। डिविडेंड कलेक्टेड इन बैंक, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड आया है वो बैंक में आ चुका है। तो जब बैंक में आ चुका है तो फिर उसको इक्वल करने के लिए आपने कैश बुक में जो है वो ऐड करना है। आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर करें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट आपका वही पुराना वाला, कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस कर दिए गए 27,000, अनकलेक्टेड चेक या अनक्लियर्ड चेक्स ऐड कर दिए गए आपके पास 20,000, डिसऑनर्ड चेक लेस कर दिया गया कैश बुक से, डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड कर दिया गया कैश बुक में, कलेक्शन चार्जेस लेस कर दिए गए बैंक स्टेटमेंट से, कैश बुक से, इंटरेस्ट इनकम ऐड कर दी गई कैश बुक में, डिपॉजिट एंड ट्रांसलेट ऐड कर दिए गए आपकी बैंक स्टेटमेंट में, और डिविडेंड इनकम ऐड कर दिया गया आपकी कैश बुक में। तो जब आपने ये तमाम चीजों को कैलकुलेट किया तो योर आंसर बिकम 18,000, और 18,000 के ऊपर आपकी जो रिकंसिलिएशन थी वो कंप्लीट हो गई। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो है वो 4 एरर्स के अंदर मजीद 4 एरर्स और ऐड किए, तो टोटल मिला के ये 8 एरर्स हो गए हैं जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी होते हैं जो हम अगले लेक्चर्स में इसको करेंगे, लेकिन मेन थीम जो है वो इन 8 एरर्स के ऊपर ही जो है वो बनती है। एक दफा ये 8 एरर्स समझ में आ गए, इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन समझ में आ गई, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट समझ में आ गई, तो फिर बाकी एरर्स को पढ़ना, उनको समझना, उनको सॉल्व करना आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा। सो हम इसको फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं, और फिर टॉपिक नंबर 3 के अंदर आपको इसमें से 2-3 चीजें और समझानी है, तो वन बाय वन करके हम टॉपिक वाइज इसको कर रहे हैं। तो जस्ट आफ्टर फ्यू सेकंड्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 फिलहाल। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी बैंक रिकंसिलिएशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे, और उसमें आप लोगों ने अभी 4 एरर्स जो है वो और देखे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 3। इसमें मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट एक्टिविटीज। अच्छा, डेबिट क्रेडिट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, इसको एक छोटी सी एग्जांपल से पहले समझते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको उसको क्वेश्चन के थ्रू भी जो है वो समझाऊंगा। तो आइए जनाब, हमने कहा था जनाब कि आपका जो बैंक बैलेंस होता है इसकी नेचर जो है, इसको मैं नीचे सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके। सो बैंक बैलेंस की जो नेचर होती है इसकी रिकॉर्डिंग 2 मुख्तलिफ जगहों पर हो रही होती है। इंटरनल रिकॉर्ड जो कि हम बना रहे होते हैं अपनी कैश बुक में, और एक्सटर्नल रिकॉर्ड जिसको हम बना रहे होते हैं अपनी बैंक, जो कि बैंक स्टेटमेंट बना रहा होता है। कैश बुक की जो नेचर होती है दैट इज योर एसेट। इसमें 2 ही अकाउंट होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का, और दोनों ही आपका जो है वो एसेट साइड पर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। अच्छा, जो पैसे हमने बैंक में जमा कराए हैं वो पैसे बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसे कस्टमर के हैं। हमारा तो वो एसेट है, लेकिन बैंक उसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करता है, क्योंकि जब आप पैसे जमा कराते हैं तो बैंक के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि जब भी कस्टमर वो पैसे मांगेगा वो पैसे अल्टीमेटली बैंक को वापस करने पड़ेंगे। तो जिस पैसे को हम अपना एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं, उसी बैंक अकाउंट को, उसी पैसे को बैंक अपनी लायबिलिटी ट्रीट कर रहा होता है। अब अगर हम रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट याद करें तो एसेट्स जब बढ़ते थे, इंक्रीज होते थे, तो वो रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड पे, और एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो वो रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। इसके बरक्स जो हमारी लायबिलिटी है ऑब्वियसली इसका अपोजिट है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड पे, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो रिकॉर्ड होती है डेबिट साइड पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा और बैंक का जो ऑपरेशन है ये अपोजिट है। हम जिस चीज को डेबिट करते हैं इंक्रीज करने के लिए, बैंक उस चीज को क्रेडिट करता है इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इंक्रीज करते वक्त हम इसको अपना एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं और बैंक इसको अपनी लायबिलिटी ट्रीट कर रहा होता है। इसका मतलब अगर मैंने पैसे बैंक में जमा कराए तो मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया तो मैंने उसको डेबिट किया, लेकिन वही बैंक बैलेंस जब बढ़ा
तो बैंक की लायबिलिटी में भी इजाफा हो गया, और डेफिनेटली जब बैंक की लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो वो चीज बैंक के लिए जो है वो क्रेडिट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हमारा डेबिट है वो चीज बैंक का क्रेडिट है, और जो चीज हमारा क्रेडिट है वो चीज बैंक का डेबिट है। तो क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हमने पैसे बैंक से निकाल लिए या हमने पेमेंट कर दी। अब जब हमने पेमेंट की तो वो डेफिनेटली हमारा जो है वो एसेट डिक्रीज हो गया, लेकिन जब बैंक ने पेमेंट की तो बैंक के ऊपर से लायबिलिटी कम हो गई। पहले उसको कस्टमर को 1 लाख रुपए वापस करने थे, बैंक ने कस्टमर ने 10,000 की पेमेंट कर दी, अब उसको सिर्फ 90,000 रुपए वापस करने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज मैंने अपनी क्रेडिट पे रिकॉर्ड की, बैंक ने उसको अपनी डेबिट पे रिकॉर्ड किया। इट मींस दैट कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो बैंक के साथ अपोजिट वक्त पे किया जाता है। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट। हमारा डेबिट होना एसेट का इंक्रीज होना, बैंक का डेबिट होना लायबिलिटी का डिक्रीज होना। हमारा क्रेडिट एसेट का डिक्रीज होना, बैंक का क्रेडिट लायबिलिटी का इंक्रीज होना। तो हम दोनों के ऑपरेशंस को अपोजिट एंड्स के ऊपर देखा जाता है। सवाल जब आपको मिलता है तो सवाल आपको बैंक पर्सपेक्टिव से मिलता है, ठीक है जी, कि बैंक ने क्रेडिट किया। अब देखो बैंक ने क्रेडिट किया तो डेफिनेटली वो हमारे लिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। हम उसको अपने पर्सपेक्टिव में चेंज करेंगे। अगर लिखा हुआ आ रहा है जी बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम, बैंक ने इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की, यानी बैंक ने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई, क्योंकि डेफिनेटली जब वो इंटरेस्ट देगा बैंक तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ी तो डेफिनेटली एक तरफ हमारा क्या हुआ, एसेट बढ़ा। सपोज कर ले हमारे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, बैंक ने हमको 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिया, तो बैंक ने लायबिलिटी क्रेडिट की, तो बैंक के ऊपर अब लायबिलिटी हो गई 1,10,000 रुपए, और हमारा भी एसेट बढ़ गया। अब हमारा एसेट जो हो गया वो हो गया 1,10,000 रुपए। इट मीन्स दैट कि हम दोनों को एक दूसरे के अपोजिट एंड पे काम करना होता है। सवाल आपको बैंक के पर्सपेक्टिव से मिलता है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, balance as per cash book is 55,000, balance as per bank statement is 70,000. Checks of 70,000 deposited in the bank but only 46,000 was credited. बैंक ने क्रेडिट कर दिए, इसका मतलब बैंक अमाउंट ऐड कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे आ चुके हैं 46,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70,500 के हमने चेक्स जमा कराए थे, जिसमें से 46,000 के चेक्स हमारे पास आ चुके हैं। इसका मतलब बाकी के 24,500 के चेक्स आना अभी बाकी हैं। तो डेफिनेटली वो चेक्स जो कि डिपॉजिट हो चुके हों और अकाउंट में पैसे आने बाकी हों, इसका मतलब वो अभी क्लियरिंग प्रोसेस के हैं। तो अंदर ये हो गया आपका अनक्लियर्ड चेक। तो हमने क्या किया कि हमने अनक्लियर्ड चेक्स यहाँ पर ऐड कर दिए बैंक स्टेटमेंट में। चेक ऑफ ₹63,000 इशूड, अब ये देखो ये उल्टा हो रहा है, इसको हमने क्या किया, हमने इशू किया बट ओनली 31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन उसमें से जो अभी प्रेजेंट हुए वो सिर्फ 31,000 हुए। इसका मतलब 32,000 चेक्स अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। जब प्रेजेंट ही नहीं हुए तो पेमेंट भी नहीं हुई होगी, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो कभी जिंदगी में प्रेजेंट नहीं होंगे। आज प्रेजेंट नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, कल नहीं हुए तो परसों हो जाएंगे, एक ना एक दिन वो चेक प्रेजेंट हो जाएगा, और जैसे ही प्रेजेंट होगा वो डेफिनेटली अमाउंट आपके बैंक से माइनस हो जाएगी। तो ये बन गया आपका अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस किए जाते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से, तो आपने यहाँ पे इसको लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट लिख लिया। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, अभी हमने पिछले सवाल में किया था कि एक कस्टमर ने हमें पैसा देने के बजाय पैसे हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए, तो ये हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट जो है पैसे बैंक में आ गए तो उसको इक्वल करने के लिए फिर आपने अपनी कैश बुक में जो है वो उसको ऐड करना है। डिसऑनर्ड चेक ₹3,500, चेक डिसऑनर्ड हुआ है। डिसऑनर्ड चेक का मतलब ये वो चेक है जो कि आपसे कस्टमर ने आपको दिया था, आपने इस चेक को जमा करा दिया था और पैसे आने के बजाय वो चेक वापस आ गया। अब जब चेक वापस आ गया तो डेफिनेटली जो अमाउंट हमने अपनी कैश बुक में ऐड की थी ये सोचकर कि हमें पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे नहीं आए। अब जब वो पैसे नहीं आए तो डेफिनेटली वो अमाउंट भी जो आपने जो ऐड की थी वो भी आपने क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। बैंक सर्विस चार्जेस 500, बैंक वालों ने सर्विस चार्जेस काट लिए, पैसे आपके अकाउंट से कट गए, तो उसको इक्वल करने के लिए फिर आपने अपनी कैश बुक से भी उसको माइनस करना है। प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्रिएटेड नहीं है, ये क्रेडिटेड है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक ने प्रॉफिट क्रेडिट किया, तो बैंक का प्रॉफिट का क्रेडिट होना हमारे लिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। इसका मतलब पैसे हमारे अकाउंट में आ गए, क्योंकि हम डेबिट का मतलब ये समझते हैं कि पैसे आ रहे हैं और क्रेडिट का मतलब समझते हैं कि पैसे जा रहे हैं।
बैंक क्रेडिट का मतलब ये समझता है कि वो पैसे दे रहा है, और डेबिट का मतलब ये समझता है कि वो पैसे पे कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हमारी अपोजिट साइड पर होती हैं। तो बैंक ने प्रॉफिट क्रेडिट किया, इसका मतलब वो पैसे मेरे लिए डेबिट हो गए। तो मैंने जो बैंक का प्रॉफिट होता है, आपको पता ही है, बैंक जो प्रॉफिट देता है उसको इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। तो हमने इंटरेस्ट इनकम अपनी कैश बुक में ऐड कर लेनी है 1500 रुपए। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। 55,000 का आपका बैलेंस था, 70,000 की आपकी बैंक स्टेटमेंट थी, अनक्लियर चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, डिसऑनर्ड चेक है, लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, लेस फ्रॉम कैश बुक, सर्विस चार्जेस है 500, इंटरेस्ट इनकम है 1500, और जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपका रिकनसाइल बैलेंस आ जाएगा 62,500। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आपने इसके एंड के ऊपर ये होमवर्क करना है, इस पे लाके आपने वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद इसको आपने जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसके आंसर बताऊंगा। तो अगर आपने आंसर सुन लिए तो डेफिनेटली फिर वो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और आप उसको नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आके आपने वीडियो को पॉज करना है। मैं 20 सेकेंड या 10 सेकेंड्स के बाद जो है वो इसका लेक्चर शुरू करूंगा। सो 10 सेकेंड्स के लिए पॉज करते हैं वीडियो को। ओके जी, तो हो सकता है आपने इसको कर लिया हो, अगर नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए, टाइम है मजीद। लेकिन अब मैं आपको इसका आंसर शेयर करता हूँ। आंसर जनाब मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा करके। बैलेंस एज पर कैश बुक है 1 लाख, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 1,22,000। ठीक है जी, तो आपके पास दो अनइक्वल बैलेंसेस हैं, जिसको आप डेफिनेटली अपने जो है वो दोनों कॉलम्स में लिख लेंगे। चेरी ट्रेडर्स कंपनी का नाम आ जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और डेट आ जाएगी अप्रैल 30। अप्रैल 30 का होता है, याद रखिएगा, 31 का नहीं होता। अप्रैल 30, 2020। बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। अनपेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स एक ही बात होती है, लेस किए जाएंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट से। 14,000 आपने माइनस कर दिए। अ कस्टमर मिस्टर अहमद डिपॉजिट 10,000 डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट, पैसे डायरेक्ट बैंक में जमा हो चुके हैं, तो प्लस कर दिए जाएंगे आपकी कैश बुक में। टाइटल आप लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट। बैंक डेबिट सर्विस चार्जेस, अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट, बैंक ने डेबिट किए तो बैंक का डेबिट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसका मतलब पैसे हमारे पास से गए, तो लेस कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे आपकी कैश बुक से 2,000 रुपीज। टाइटल आप लिखेंगे सर्विस चार्जेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट ₹7,000। चेक डिपॉजिट तो करा दिया है, जमा तो करवा दिया है। याद रखिएगा चेक जमा वही होता है जो हमें मिलता है, क्योंकि अगर हम इशू कर रहे हैं तो वो तो दूसरा बंदा जमा कराएगा। तो चेक हमें मिला, हमने जमा भी करा दिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि डेफिनेटली उसको क्लियर होने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा, पैसे आने में 1-2 दिन का टाइम लगता है। तो ये हो गया आपका अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक जो है वो ऐड कर दिया जाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो अमाउंट 7,000 रुपीज, टाइटल आप लिखेंगे अनक्लियर चेक्स। डिविडेंड इनकम रिसीव इन बैंक, डिविडेंड इनकम बैंक में रिसीव हो गई है 10,000 रुपए की, तो डेफिनेटली बैंक में पैसे आ गए हैं। टाइटल आप लिखेंगे डिविडेंड इनकम, और इस अमाउंट को ऐड कर लेंगे अपनी कैश बुक में। नेक्स्ट, लेट नाइट डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। लेट नाइट डिपॉजिट कराया है, बैंकिंग आवर्स के बाद जमा कराया है, आज की स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगा, कल की स्टेटमेंट में नजर आ जाएगा। तो जो काम कल होना है वो काम हम आज ही कर लेते हैं। लेट नाइट डिपॉजिट की हेडिंग के साथ अमाउंट ऐड कर ली जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट में। लास्ट करते हैं, अ कस्टमर चेक रिटर्न मार्क एनएसएफ। एनएसएफ चेक था, 2,000 रुपए ये सोचकर अपनी कैश बुक में ऐड कर लिए थे कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं आए। तो जो अमाउंट ऐड की थी उसको दोबारा से लेस करना होगा, अमाउंट कैश बुक से माइनस हो जाएगी 2,000 की। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इसका आंसर जो है वो कंप्लीट तरीके से बैलेंस हो जाएगा। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का ये बैलेंस जो है वो आपका क्या आ रहा है, और आपसे ये सॉल्व हो गया या नहीं हो गया। तो आई होप कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और इसमें मुझे आंसर से बताएंगे। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास नंबर टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में मैंने आपको डेबिट क्रेडिट एक्टिविटीज के हवाले से बताया कि डेबिट एक्टिविटी और क्रेडिट एक्टिविटी में क्या फर्क होता है। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट होता है। हम अपने अकाउंट को एज एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं, और हमारे अकाउंट को बैंक इसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट कर रहा होता है। क्वेश्चन जो गिवन होता है वो बैंक के पर्सपेक्टिव से गिवन होता है। बैंक डेबिट सर्विस चार्जेस, तो हमने इसको क्रेडिट कर लिया।
बैंक क्रेडिट और डिपॉजिट जो भी अमाउंट थी आपके पास वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो डेबिट हो जाएगी. So that will be the end of this today यानी कि topic number 3. Just pause for few seconds and then we will start topic number 4 in this same video.